हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आईटी एंड कंप्यूटर से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा इसमें जो भी चीज़ें हम लोग करेंगे वो हमारे आईएएस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ-साथ जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम है ना? उसमें जो एपीएफसी की जो पोस्ट एपीएफसी है ना? असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वहाँ के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्या करिएगा इसका शॉर्ट नोट्स तो ज़रूर बना लीजिएगा। एक बात मैं और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अगर ये सेशन आपको सही लगता है और आप चाहते हैं कि इसको मैं कंटिन्यू रखूँ, है ना? और इसको पूरा मैं कर दूँ। आप सभी क्या करेंगे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर कमेंट करें कि हाँ सर इसको कंप्लीट कीजिए। पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसी वीडियोज़ के माध्यम से टारगेट होगा कि 5 से लेके 10 तारीख के बीच में मई, है ना? यहाँ तक मैं क्या करूँ आपका जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितना पोर्शन है आराम से कंप्लीट हो जाए इन्हीं वीडियोज़ के माध्यम से, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आईटी कंप्यूटर करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ तक कि 4-4 क्वेश्चन तक देखे गए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत कुछ नया भी हुआ है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बने। लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप नहीं तो देखिए कोई मतलब नहीं है कि जानते ही हैं एग्ज़ाम नज़दीक है, हर चीज़ का, चाहे वो एपीएफसी का हो, चाहे आईएएस का हो, ठीक है? तो टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए, आगे बात करते हैं हम लोग। आप शुरू करेंगे अपना आईटी एंड कंप्यूटर को लेके। बहुत बढ़िया से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद आपको कहीं कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बेहतरीन सेशन, ठीक है? बस ध्यान से सुनते जाइए, जो भी लगेगा कि यार इम्पोर्टेंट है इसका नोट है, उसको आप बनाते रहिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022 क्यों? क्योंकि यह पॉलिसी अभी हाल ही में आई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया की नज़र से और हमारे लिए जो हमारा आईटी और कंप्यूटर सेक्टर है इससे बहुत आगे जाएगा। विश्वास करिए हम दुनिया में ग्लोबल लीडर बनने के तरफ आगे बढ़ेंगे, इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है या कह सकते हो ऐसी नीति लाई गई है, ठीक है? जिसे हम लोग कहा जा रहा है हिंदी में राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखो इसमें क्या है, अभी हाल में ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ नोटिफाइड द नेशनल जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी 2022। ठीक है? इसका गोल क्या है ध्यान रखना इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है कि जो राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति है, उसके तहत हमें क्या करना है, हमें करना है कि हमें ग्लोबल लीडर बनाना है। क्या करना है? ग्लोबल लीडर बनाना है। किसमें? स्पेशियल सेक्टर में। क्यों? क्योंकि देखो अ, अभी इसके बारे में समझेंगे कि ये क्या है लेकिन ध्यान रखना जैसे मान लीजिए ये इंडिया है ना? हमारा ये देश है। ये देश कोई ज़मीन है, कोई इलाका है और इस इलाके के बारे में हमारी गवर्नमेंट को बस पता है कि यार यहाँ पे ये सब चीज़ें लेकिन उतनी डिटेल में चीज़ें नहीं पता है। तो डिटेलिंग करने के लिए छोटी-छोटी बातों को जानने के लिए यहाँ पे कौन-से इवेंट हो रहे हैं, यहाँ पे कौन-सी घटनाएँ घट रही हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या कोई दूसरा देश का व्यक्ति अगर आ रहा है या वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएँ हो रही हैं क्योंकि हम जानते हैं हमारे बॉर्डर्स कई सारे देश से लगे हैं। तो क्या यहाँ कोई ऐसी घटना हो रही है जिससे हमारे देश को नुकसान है? ये सब चीज़ें हमें कैसे समझ में आएगी, ठीक है? ये कोई इवेंट हो रहा है, कोई बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है या कोई अलग देश जो आतंकवादी घटनाएँ चल रही हैं, वो कैसे पता चलेगा? वो तभी पता चलेगा जब इस ज़मीन पे हमारी नज़र बहुत ही पैनी होगी। कैसी होगी? बहुत ही पैनी होगी, ठीक है? तो भारत सरकार क्या कर रही है, उसी चीज़ को मतलब जो हमारा स्थानिक है, कह सकते हो भू-स्थानिक जो जगह है, जैसे ये ज़मीन है, उसपे हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी नज़र रखने की कोशिश करेंगे। तो उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी हो जो कि जानते हो बिना टेक्नोलॉजी के बात नहीं बनेगी। ठीक है? तो इसमें क्या किया गया है, सरकार ने बहुत सारे लक्ष्य रखे हैं। 2025 तक कुछ रखा है, 2030 तक कुछ रखा है, 2035 तक कुछ रखा है। उन सभी लक्ष्यों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी आपको ये समझ में आया होगा कि ये है क्या? ठीक है? तो ध्यान रखिएगा पूरे देश के ज़मीन के टुकड़े पे हमें क्या करना है, बहुत अच्छी नज़र रखनी है हर चीज़ को। चलिए अब आगे बात करते हैं। It aims to India make a global leader in a global geospatial space with the best of the class ecosystem innovation। ठीक है? जो हम इनोवेशन कर रहे हैं उसको लेके एक ऐसा इकोसिस्टम बने जिससे हम दुनिया में नंबर 1 आए। ठीक है? ग्लोबल लीडर बनने के चक्कर में। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जियो स्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बारे में बात करेंगे। जो हमारी स्किल है, नॉलेज है उसको बढ़ाने के बारे में बात करेंगे। जो इसका बिज़नेस है उसको बढ़ाएँगे। ठीक है? ध्यान रखना। जो भू-स्थानिक अवसंरचना है उसकी बात करेंगे।
के कौशल और ज्ञान की बात करेंगे, कि मानक भूस्थानिक व्यवसाय को विकसित करेंगे। जैसे किसी दूसरे देश में हमें ठीक है? उन्होंने कहा कि यार हमें भी बताओ कैसा करना है, तो हम क्या करेंगे उसको एज़ अ बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, ठीक है? नवाचार के लिए कर सकते हैं, कि भारत क्या करेगा दूसरों के लिए भी मदद कर पाए, ठीक है? ध्यान रखना हमें विश्व नेता बनना है, ठीक? इतनी बात तो हुई लेकिन अब जानते हैं कि भूस्थानिक प्रौद्योगिकी है क्या? मतलब व्हाट इज़ अ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी? ध्यान रखिएगा, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी भौगोलिक मानचित्रण है। जैसा मैंने बोला, क्या है? भौगोलिक मानचित्रण है मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है? इसके तहत क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इसके तहत क्या होगा? हम विश्लेषण के लिए जो जीआईएस मतलब भौगोलिक सूचना प्रणाली मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग जैसे उपकरणों का प्रयोग करें। ठीक है, जानते ही हो जीआईएस हो गया, जीपीएस हो गया और ध्यान रखना रिपोर्ट सेंसिंग का यूज करेंगे किस चीज को लेके जियोग्राफिक मैपिंग के लेके और उसको एनालिसिस करने को। तो ये 3 चीज़ें याद रखना कभी भी यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, किन-किन चीज़ों को शामिल किया गया है। आगे, इससे क्या होगा ये जो टूल्स हैं, जो हम यूज़ करेंगे जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग ये क्या करेंगे? ये कैप्चर करेंगे, क्या करेंगे? कैप्चर करेंगे। क्या कैप्चर करेंगे? स्पेशियल इन्फॉर्मेशन मतलब भूस्थैतिक जानकारी को इकट्ठा करेंगे कि वहाँ पे कौन-सा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया? कि वहाँ पे कौन से उपकरण की वस्तुएँ हैं, कौन से घटनाएँ घटित हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं और कौन से फिनोमिना हो रहा है मतलब कौन-सी जो लोकेशंस है ना, वहाँ पे कौन से बदलाव हो रहे हैं, ठीक है? उसको समझेंगे। यहाँ जो लोकेशन होगा उसका स्टैटिक और डायनामिक दोनों डेटा हम लेंगे, कि मतलब अगर स्थिर मामला है तो कैसा है या गतिशील मामला है तो कैसा है? गतिशील मतलब जो वही मैंने बोला आतंकवादी घटनाएँ हो रही हैं तो भैया वो गतिशील रहेंगी। तो ऐसी घटनाएँ हो रही हैं तो हम कैसे उनको तुरंत पकड़ लें? वो तभी अच्छे से हो पाएगा जब हमारे पास क्या हो, हमारे लोकेशन जितने हैं वहाँ पे हम क्या कर पाएँ बहुत अच्छे से उनका एक भौगोलिक मानचित्रण कर पाएँ, ठीक है? तो ये हमारी टेक्नोलॉजी चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी आइए बात करते हैं। ध्यान रखना ये जो डेटा कैसे एकत्रा करेगी, ध्यान रखना जो सड़क की स्थिति क्या है, भूकंप की घटनाओं पे क्या हो सकता है, वहाँ पे जो बच्चे हैं कहीं वहाँ पे उनको खाने के लिए सही से मिल रहा है कि नहीं, हाँ, कुपोषण का शिकार तो नहीं हो पाएगा। जबकि गतिशील स्थानिक डेटा में हम ये देखेंगे कि जो वाहन है, वहाँ पैदल यात्री हैं, वो कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं। संक्रमण रोग के प्रसार तो नहीं हो रहा है, मतलब हर चीज़ समझ रहे हो ना? कि जैसे कोई गाँव है जो बहुत दूर इलाके में है, क्या वहाँ पे वाहन यात्रा पहुँच पाएगी कि नहीं? अगर नहीं पहुँच पाएगी तो कैसे हमें लेके जाना है? ये हर चीज़, ठीक है? हर चीज़ वहाँ पे काम करेगी। आगे, बड़ी मात्रा में डेटा में स्थानिक पैटर्न की पहचान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग बुद्धिमान मानचित्र बनाने के लिए किया जाएगा। ये एक बहुत ही अच्छा मानचित्र पे काम किया। आगे, प्रौद्योगिकी जो दुर्लभ संसाधन है हमारे पास, है ना? आप कह सकते हो कि ऐसे जो कि कह सकते हो कि ऐसे संसाधन जो यार बहुत कम है, ठीक है? जैसे पानी हो गया, कि मीठा पानी कहाँ है? या कोल है ना? या गोल्ड है। इन सब ऐसे जो संसाधन हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण और प्राथमिक आधार हो जाएगा, जिससे हम आराम से पता कर पाएँ। जैसे अभी देखा होगा आपने हाल ही में जो है, बहुत बड़ा भंडार हमें लिथियम का मिला है और वो कहाँ मिला है? जम्मू एंड कश्मीर। वो कब पता चलेगा यार हमारे पास कितने संसाधन हैं, वो कब पता चलेगा? जब हमारे पास जो हमारे भूस्थानिक प्रौद्योगिकी है, उसकी मदद से हम क्या कर पाएँगे, बहुत अच्छे से एक मैपिंग कर पाएँगे। है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए, इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि वो चीज़ जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। देखो अभी तक ऊपर की ये जो मैंने बताया, ये चीज़ें पूछी आपसे पूछी जा सकती हैं, इसके बारे में पूछा जाना लेकिन हो सकता है कि एक तीसरा ऑप्शन आपसे डाल दिया जाए कि जो हमारा माइलस्टोन है, ठीक है? कि जो हम कवर करना चाहते हैं, जो हमारा विज़न, इस पॉलिसी का जो विज़न है, उसके जैसे 2025 तक हमारा प्लान क्या है? 2025 तक हमारा प्लान है कि जो इस क्षेत्र में हम उदारीकरण ले ठीक है? मूल्य वर्धित सेवाओं के साथ-साथ संवर्धित व्यवसायीकरण के लिए डेटा के लोकतांत्रिकरण को समर्थन देने वाली एक सक्षम नीति और कानूनी ढाँचा को तैयार करें। अभी हमारा टारगेट यही है भैया कि किसी भी हिसाब से हम क्या करें, एक ऐसी पॉलिसी लेकर आएँ, जो क्या करे, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाए, ठीक है? सपोर्ट करे, लोगों को इससे जोड़े और जो भी कंपनियाँ हैं, जो भी सेक्टर्स हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उनमें लिबरलाइज़ करें, वो जुड़ना चाहते हैं, जुड़ें, बिल्कुल जुड़ें।
और एक डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन की तरह काम करें और हम क्या करें, बहुत बढ़िया से कम्युनिकेशन को क्या कर पाएँ, जोड़ पाएँ, जिससे जो वैल्यू एडेड सर्विसेज़ हैं, वो भी उसके साथ इमर्ज हो पाएँ। ठीक है? ये सब चीज़ें अभी हमारा टारगेट है 2025 तक कि किसी तरह से सबको यार देखो किसी भी काम को करने के लिए ना सबसे पहले सबको तैयार करना होगा। एक नियम कानून की ज़रूरत होती है। इसीलिए पहले तो कानूनी ढाँचा हो, ठीक है? और नीति को आगे बढ़ाने के लिए एक लोकतांत्रिक गठन की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए, पता चला कि कोई इलाका है, वहाँ पे कोई कंपनी काम करती है। वो उस कंपनी ने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं, हमारा अपना काम है, हम अपना तो ऐसे भी तो नहीं बात बनेगा। उस कंपनी से बात करनी पड़ेगी, भैया देखो हम दे रहे हैं, आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए, इससे क्या होगा आपका बिज़नेस बहुत अच्छा आएगा। ठीक है? आप बहुत अच्छे से उस लोकल एरियाज़ को और अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे। ठीक है? आगे बात करते हैं 2030 तक हमारा क्या प्लान है। देखो 2030 तक हमारा प्लान है कि हम हाई रेज़ोल्यूशन टोपोग्राफियल सर्वे कर पाएँ, मतलब बहुत अच्छे से भूस्थैतिक जो मैपिंग है उसकी मैपिंग कर पाएँ और उसका सर्वे कर पाएँ। जैसे जो हमारा अर्बन एरियाज़ है, मतलब जो शहरी क्षेत्र है वहाँ से 5 से 10 मीटर तक की हम क्या करें मैपिंग कर पाएँ, मानचित्रण कर पाएँ। जैसे ये क्या है 5 से 10 सेंटीमीटर जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है? जब हम इसकी मैपिंग कर रहे हैं तो पता चले ना ये अपनी जगह से 5 से 10 सेंटीमीटर दूर ही हो, ऐसी मैपिंग करें, इतनी सॉलिड मैपिंग मतलब मैपिंग में वो चीज़ वहीं की वहीं दिखाई पड़े, 5 से 10 सेंटीमीटर की दूरी हो बस इससे ज़्यादा ना हो। वहीं रूरल एरिया की बात करें तो वहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर की दूरी हो सकती है फॉरेस्ट और वेटलैंड वेस्टलैंड्स को लेके, ठीक है? तो ये बात थोड़ी-सी ध्यान रखना है, 2030 तक हमारा प्लान है। ठीक है? और आगे ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा-सा कि जो ये पॉलिसी है, जो ये नीति है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उच्च सटीकता वाले डिजिटल एविलेशन मॉडल, ठीक है? को क्या करना है? उसका यूज़ करना है, उसके साथ-साथ क्या होगा? हाई रेज़ोल्यूशन स्थलाकृतियों का सर्वे करना है और मानचित्रण को स्थापित करना है, जो मैंने अभी ऊपर बताया सेम वही चीज़। ठीक है? तो ध्यान रखना है, बस थोड़ी-सी बात ध्यान रखना कि डिजिटल इवैल्यूएशन मॉडल इस पे काम करेगा। ठीक है? यूपीएससी यही पूछ सकता है कि डिजिटल इवैल्यूएशन मॉडल किससे संबंधित है? ठीक है? यही पूछा जा सकता है आपसे, तो ध्यान रखना किससे संबंधित है भैया? जो हमारी भू-स्थैनिक स्थानिक जो पॉलिसी है 2022 की उससे संबंधित है, कि हम मैपिंग करना चाहते हैं। ठीक है? या ये पूछ सकता है ये किससे संबंधित है? तो बता देना हाई एक्यूरेसी जो मैपिंग है उसके लिए डिजिटल इवैल्यूएशन मॉडल 2030। ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, इतना कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं 2035 तक हमारा क्या प्लान देखो, अभी तक हम कहाँ पे थे? सीधी-सी बात है, अभी तक हम कहाँ पे थे भई? अभी तक हमने बात की थी जो हमारी ज़मीनी स्तर है, वहाँ पे हम काम करें। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि अगर हमें क्या करना है, जो हमारे वाटर एरियाज़ हैं, जो हमारे समुद्र हैं, जो शैलो पानी है, वहाँ पे ब्लू इकोनॉमी को कैसे सपोर्ट करेंगे? तो वहाँ पे भी हम क्या करेंगे 2035 तक वहाँ पे भी अपने इस जियो स्पेशियल डेटा को लेके जाएँगे, वहाँ की भी हम क्या करेंगे, बहुत एक्यूरेसी के साथ मैपिंग करेंगे। ठीक है? तो नीली अर्थव्यवस्था के समर्थन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंतर्देशीय जल, उथले और गहरे समुद्र की समुद्री सतह जो है, उसकी जो स्थलाकृति है, वहाँ पे सटीकता के साथ बाथमेट्रिक भू-स्थानिक डेटा को हमें क्या करना है? एकत्र करना है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना, बाथमेट्रिक जियोस्पेशियल डेटा, ठीक है? इसके बारे में कि ये क्या है? तो ये क्या है? इनलैंड वाटर और सी सरफेस ट्रोपोलॉजी है, वहाँ पे ब्लू इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए इस डेटा का यूज़ किया जाता है। ठीक है? क्योंकि यही वर्ड्स आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे डिजिटल ट्विन ऑफ मेजर सिटीज़ एंड टाउन, द डिजिटल ट्विन एंड वर्चुअल रेप्लिका ऑफ द फिजिकल ठीक है? प्रोसेस एंड सर्विसेज़ दैट लाई एट द कोर ऑफ द व्यू ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है? आजकल जानती हो डिजिटल नया क्रांति चल रही है। तो जो ये नई डिजिटल क्रांति है, इसके तहत क्या काम होगा? ध्यान रखना, इसके तहत क्या काम होगा? जो शहर हैं, जो कस्बे हैं, उनका नेशनल डिजिटल ट्विन सिस्टम हम लेकर आएँगे। इससे क्या होगा? जो भौतिक संपत्ति है, जो सेवाएँ हम देना चाहते हैं, उसका एक आभासी प्रकृति हमारे पास तैयार होगी। जैसे मान लीजिए कि अ, हमें पता है कि यार हमारे पास ना इतने सारे खेत हैं, इतने सारे जंगल हैं, ठीक है? और इधर क्या है इतना सारा शहरीकरण है, इतने सारे गाँव हैं। तो इसका हम क्या करेंगे बहुत अच्छे से डिजिटलीकरण करेंगे। अब कोई भी व्यक्ति है ना उस मैप को क्या करेगा खोलेगा अपने मोबाइल ऐप पे, यहाँ पे उसको गाँव का एरिया बहुत अच्छे से दिखाई पड़ेगा, शहर दिखाई पड़ रहा है, खेत के एरियाज़ दिखाई पड़ रहा है, जंगल का एरिया दिखाई पड़ रहा है, बीच में नदी गई है वो भी अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, कहीं तालाब है वो भी अच्छे से दिखाई पड़ रहा है।
तो ये क्या है, एक ज़बरदस्त तरीके से हम नई डिजिटल क्रांति की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो पूरी तरह से आभासी हो। मतलब कह सकते हो कि उसमें आपको फ़ीलिंग आएगी यार, अच्छा-अच्छा एकदम स्पष्ट रूप से चीज़ें, इतना बेहतरीन 2035 तक इसका, ठीक है? तो बस थोड़ा-सा बात ध्यान रखना इन सब चीज़ों को लेके। चलिए, अब आगे बात करते हैं कि इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होगा, कि भारत सरकार क्या सोच रही है भैया आगे। देखो किसी भी काम को करने के लिए इंस्टीट्यूशनल का होना बहुत ज़रूरी है, संस्थागत चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। 3 संस्था हैं, उनको याद ही रखना। पहली बात, एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम है जियो स्पेशियल डेटा प्रमोशन डेवलपमेंट कमेटी। यह क्या है, एक नेशनल लेवल की अपेक्स बॉडी है, जो क्या करेगी, फॉर्मुलेट करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी स्ट्रेटजीज़ को। किससे रिलेटेड? प्रमोशन ऑफ जियो स्पेशियल सेक्टर को प्रमोशन से रिलेटेड उसी को लेके काम करेगी और ये अपेक्स बॉडी है। ध्यान रखना सबसे ऊपर की बॉडी है, ठीक है? ये ध्यान रखना, ओके? चलो, ये बात ध्यान रखें। आगे जो ये जीडीपीडीसी है, मतलब यही, ये वाली जो संस्था है, ये क्या करेगी ना, ये रिप्लेस करेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक जो काम है वो कौन करता था? नेशनल स्पेशल डेटा कमिटी, ये करती थी। इसको अब हटा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बनाई गई थी 2006 में बनाई गई। तो यूपीएससी आपसे यही पूछ सकता है, किस कमेटी को हटा के किस कमेटी को लाया जा रहा है? तो बस इतनी बात ध्यान रखना कि नेशनल स्पेशल डेटा कमेटी को हटा के जियो स्पेशल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी को लाया जा रहा है। ठीक है? इतनी बात ध्यान रखना। आगे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी shall continue to be a nodal department of the government and GDPDC shall make a suitable recommendation to DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड। देखो भैया, इसको अपेक्स बॉडी तो बनाया है, इसको अपेक्स बॉडी बना दिया, लेकिन ये अपेक्स बॉडी क्या करेगी? किसी भी काम को करने से पहले अपना रिकमेंडेशन किसको देगी? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सीधी-सी बात है, ठीक है? अब भैया ये जो डिपार्टमेंट होगा, ये पहली बात रिकमेंडेशन देगा, कौन देगा? ये संस्था रिकमेंड देगी, किसको देगी? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, फिर वह डिपार्टमेंट बोलेगा कि हाँ भैया आप काम कर सकते हो। तब इसी कमेटी के अंतर्गत यह काम होगा, इतनी बात ध्यान रखिए, ठीक है? बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जो हमारा जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी था, लेकिन जो हमारा कह सकते हो ना 365 है, उसमें भी कुछ बातें थी, आइए समझ लेते हैं कि ये जो है क्या है? ठीक? आइए देखिए। सबसे पहले क्या लिखा है, जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी क्या होती है? ठीक है? तो जैसा मैंने बोला कि जियो स्पेशियल डेटा इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट इवेंट अदर फ्यूचर फीचर ऑफ लोकेशन, है ना? उन सब चीज़ों को जो हमारा अर्थ है उसके आस-पास की जितनी सर्विसेज़ है उसको हमें क्या करना है? जोड़ना है। उन पे बहुत अच्छे से हमें मैपिंग करनी है। देखो इसको 2 तरीके हो सकते हैं, ये बोलते हैं। एक तो है वेक्टर एंड एट्रिब्यूट्स और दूसरा है रेस्टर एंड सैटेलाइट इमेज। तो वेक्टर मतलब क्या हो गया, हम पॉइंट करेंगे, लाइन्स, पॉलीग्राम्स का यूज़ करेंगे, है ना? डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन करेंगे लोकेशन का, मतलब लिख के रखेंगे, ठीक है? हमने पॉइंट बना दिए, ये पॉइंट्स है। एक तरह से अब जब कोई गया तो वहाँ पता चल गया लिखा हुआ है कि हाँ, चलो हम इस इलाके में हैं, है ना? ये इलाका कहाँ तक जाएगा, हर चीज़ मैंने उस टाइप से कर दिया। दूसरा है सैटेलाइट इमेजेस का यूज़ करेंगे, मतलब बर्ड्स आई व्यू, मतलब ऊपर से नज़र आता है, ठीक है? हाई रेज़ोल्यूशन इमेजिनरी, सीधी-सी बात है ना, यही 2 चीज़ें हो सकती हैं और क्या हो सकता है। अब देखो ये टेक्नोलॉजी यूज़ कौन-कौन कर पाएगा? ध्यान रखना सबसे पहले जीपीएस स्पेशियल इलेक्ट्रिक्स, मतलब आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर पाएँगे, वेब क्लाउड पे यूज़ कर पाएँगे, मोबाइल पे यूज़ कर आगे जीएनएसएस एंड पोजीशनिंग का कैसे पता चलेगा? वहाँ कैसे यूज़ की नेविगेशन में यूज़ कर पाएँगे, सर्वे करना है तो उसमें यूज़ कर पाएँगे। इंडोर पॉइज़निंग या पोजीशनिंग की बात करनी है, तो वहाँ पे इंडोर मतलब कि आप घर के अंदर क्या माहौल है, कैसा क्या चल रहा है, उनके बारे में भी हम यहाँ पे पता कर पाएँगे कि इंडोर पोजीशनिंग क्या चल रही है किसी भी एरिया की, ठीक है? ध्यान रखना। जैसे मान लेते हैं जंगल, ज तो जंगल के अंदर क्या चल रहा है, वो भी, इसे कहा जाता है इंडोर पोजीशनिंग, ठीक है? अर्थ ऑब्जर्वेशन, सीधी-सी बात है, जो हमारे सैटेलाइट्स होंगे वो क्या करेंगी? अर्थ ऑब्जर्वेशन करेंगी, मतलब एरियल्स हो गया, मैपिंग हो गया, ड्रोन की मदद हम ले सकते हैं, सैटेलाइट रिमोट की मदद ले सकते हैं, सेंसिंग का मदद ले, ठीक है? कि कहाँ ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, कहाँ ज़्यादा ठंडी हो रही है, ये सब सेंसिंग पे ही काम करता है, ठीक है? रडार जो काम कर रहे हैं वो सब चीज़। और जैसे कौन-कौन स्कैन करेगा हमारी इस पूरी टेक्नोलॉजी को, मतलब जो स्कैनिंग का मतलब हमारे इलाके में कोई और तो नहीं घुस रहा है या कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तो जानते ही हो लिडार हो गया, है ना? लेज़र स्कैनिंग टेक्नीक है, रडार है। ये सब टेक्निक्स क्या करेंगी, ये सब भी
जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमारा जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी खत्म हुआ। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसका एक बार नोट्स ज़रूर बना लेना क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? चलिए अब बात करेंगे कि अभी हाल ही फिलहाल में 5G स्पेक्ट्रम काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है और यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन मुझे लगता है कि ज़रूर पूछेगी। या हर बार पूछा गया है, चाहे वो 5G हो, नई कोई टेक्नोलॉजी आई है तो यूपीएससी ने उस पे क्वेश्चन पूछा ही। ठीक है? चलिए बात करते हैं। क्या लिखा है? स्पेक्ट्रम रिलेटेड टू रेडियो फ्रीक्वेंसी एलोकेटेड टू द मोबाइल इंडस्ट्री एंड अदर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर द एयर। अगर आपसे पूछा जाए कि जो 5G स्पेक्ट्रम है, ये 5G टेक्नोलॉजी है, वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, तो नंबर 1 बात ध्यान रखना, रेडियो फ्रीक्वेंसी। जितनी भी मोबाइल इंडस्ट्रीज़ होती है ना, वो सभी रेडियो फ्रीक्वेंसी ही काम करती हैं। ठीक है? कभी-कभी नहीं पता होता है और एग्ज़ाम में चीज़ें आ जाती हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है? ये बात ध्यान रखना। ठीक, चलिए। आगे बात करते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी में कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी अमलगमेट हो गई हैं, उनको मिल के 5G टेक्नोलॉजी बना है, ठीक है? तो नंबर 1 बात ध्यान रखना क्योंकि सबको पता है यार 5G टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्पीड देती है, तो यहाँ पे ध्यान रखना मैसिव मल्टी यूज़र्स है, इंग्लिश में ही इसको पढ़ना ध्यान रखना, है ना? मतलब जो मल्टीपल इनपुट्स होंगे तो मल्टीपल आउटपुट होंगे, तो बहुत बड़े डेटा यूज़र्स को ये सँभाल सकता है, इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो मैसिव मल्टी यूज़र्स के लिए ये बना है मतलब मल्टीपल यूनिट और मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं। अगला स्मॉल सेल स्टेशंस बनाए गए हैं। ये सेल स्टेशंस क्या हैं? ये बेस स्टेशन। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका मोहल्ला है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे घर हैं इस मोहल्ले में, ठीक है? यहीं पे हमने क्या किया एक छोटा-सा टावर बना दिया और मैंने कहा देखो भैया, ये जो 10 घर है ना, इस घर में बहुत अच्छे से नेटवर्क आएगा। फिर पता चला इधर भी 10 घर थे। तो इनके लिए हमने क्या किया यहाँ पे एक छोटा-सा टावर यहाँ बना। मतलब इतना छोटा होगा कि जो हमें परेशान नहीं करेगा, हमारी नज़रों में चुभेगा नहीं। बस वो क्या करेगा इन 10 घर को बहुत आराम से नेटवर्क देगा और ज़बरदस्त नेटवर्क देगा। जिससे क्या होगा कि जो स्मॉल स्टेशंस हैं, ये क्या करेंगे आराम से यूज़र्स को बहुत ही सीमलेसली मतलब कहीं बिना प्रॉब्लम के उनको कनेक्टिविटी देते रहेंगे। ठीक है? फिर पता चला 5G है लेकिन वही है नेटवर्क ही नहीं है। ठीक है? तो ये ना हो इसलिए ये। अगला मोबाइल एज कंप्यूटिंग, ये इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना मोबाइल एज कंप्यूटिंग क्या होता है अभी समझ लेते हैं। देखो मोबाइल एज कंप्यूटिंग क्या करता है जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसको क्लोज़र लाता है यूज़र के साथ। मतलब क्या हुआ रियल टाइम में हम डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं बहुत लार्ज अमाउंट। इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए आप घर पे आप मोबाइल लेके बैठे हो, ठीक है? और मोबाइल लेके आप बाहर चले गए या पता चला फ़ोन आप लेके बैठे हो और आपका जो काम है वो ऑफ़िस में है और ऑफ़िस में एक कंप्यूटर है आपके पास। ध्यान रखना एक कंप्यूटर है और पता चला इस कंप्यूटर पे काम है, लेकिन आपके पास भैया फ़ोन है, ठीक है? आप ऑफ़िस में हो नहीं, आप हो कहीं और। तो क्या कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही क्या कर सकते हैं कंप्यूटर को एक्सेस कर पाओगे और जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन है वो आप ले लो। इसे कहा जाता है मोबाइल एज कंप्यूटिंग। मतलब एक छोटी-सी डिवाइस जो मोबाइल है, उससे आप कहीं भी दुनिया में हो और आपके पास 5G डेटा है, तो आप क्या कर पाओगे, दूसरे का डेटा एक्सेस करके आराम से अपने काम को कर पाओगे। ठीक है? ये टेक्नोलॉज़ीज़ 5G में है, मैं बस ये कह रहा हूँ। ठीक है? आगे है बीम फोर्सिंग। अब यूपीएससी यही कह सकता है कि खाली खबरों में वहाँ बीम फोर्सिंग का क्या किससे संबंधित है? तो पहली बात तो 5G से संबंधित है, लेकिन बीम फोर्सिंग का मतलब क्या? ध्यान रखना रीइन्फोर्सिंग का मतलब होता है ना कि जो सिग्नल टू नॉइज़ मतलब जो सिग्नल है, वो मतलब वहाँ पे ना जो नॉइज़ की रेशियोज़ हैं वो बिल्कुल कम रहे। मतलब कहीं पे भी जो अनडिज़ायरेबल इंटरफ़ेस हैं, उसको एलिमिनेट कर मतलब जानते ही हो यार जब नेटवर्क चलता है तो बहुत जगह नॉइज़ेज़ आती हैं। मतलब जहाँ पे नेटवर्क को रोकता है कोई, जब उस चीज़ को रोकता है यार वहाँ प्रॉब्लम बढ़ेगी, है ना? प्रॉब्लम बढ़ेगी भाई सीधी-सी बात है। उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए बीम फोर्सिंग टेक्नोलॉजी यूज़ जिससे जो यूज़र है ना, उसको बहुत अच्छे से ट्रांसमिट होती रहे क्या? जो हमारा डेटा है वो या कह सकते हैं इंटरनेट बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है? तो अगर यूपीएससी पूछेगा व्हाट इज़ अ बीम फोर्सिंग तो चुपचाप बता दीजिएगा जो सिग्नल होते हैं, उनमें वो जो नॉइज़ होता है, उसको रिडक्शन का काम करता है, उसको रोकने का काम, ठीक है? चलिए इतनी बात तो रही 5G के बारे में, आगे बात करते हैं देखो, जो 5G स्पेक्ट्रम है, वो एक तरह से सोवेरियन एसेट है। मतलब अगर कोई कंपनी ने इसको खरीद लिया तो सीधी-सी बात है उसका जैसा मन करे वो वैसा उस स्पेक्ट्रम का यूज़ कर सकती है, सोवेरियन, ठीक है? मतलब आज़ाद है। आगे, जो ऑपरेटर्स हैं मोस्ट लाइकली गोइंग टू यूज़ द मिक्स्ड लो बैंड, ठीक है? मिड बैंड एंड हाई बैंड स्पेक्ट्रम डेलिवर्ड टू द टाइप ऑफ द 5G एक्सपीरियंस विद द कस्टमर। इसका मतलब क्या हुआ? देखो भैया, 5G टेक्नोलॉजी
कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नॉर्मल स्पीड चाहिए, तो उनको लो बैंड दे देंगे। क्या दे देंगे? इस लो बैंड को दे देंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको थोड़ा इस अच्छी स्पीड चाहिए काम भर का, कि यार मुझे बहुत सारा काम रहता है तो मुझे अच्छी स्पीड चाहिए। इनको क्या दे देंगे भाई? हाई स्पीड या हाई बैंड स्पेक्ट्रम दे देंगे, ठीक है? और सॉरी मिड वाला दे देंगे, क्या दे देंगे? मिड बैंड। अब कोई है जो इंडस्ट्री वाला है, पता चला इंडस्ट्री है, उसका काम ही है ये, जैसे बहुत सारी कंपनी है, इसरो है ना? उसको तो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, या कोई कंपनी है, जैसे मान लेते हैं बैंकिंग कंपनी है, आरबीआई है, या कोई और कंपनीज़ हैं, जैसे इन्फोसिस है, उन सबको अच्छी खासी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत, अच्छी खासी स्पीड की ज़रूरत होती है, तो वहाँ किसको दे देंगे? हाई बैंड दे देंगे, है ना? तो इसी तरह क्या किया गया है, जो यूज़र के एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनकी डिमांड के हिसाब से हमने क्या किया है, 3 कैटेगरी में 5G को बाँटा, लो, मिड और हाई, ठीक है? इतनी बात ध्यान रखना। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ 5G के बारे में। इतनी बातें क्या करना, नोट डाउन कर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 3G, 4G और 5G और 6G में क्या अंतर है? 3G, 4G, 5G और 6G। डेवलपमेंट की बात करें तो 2004 से 6 की बात है, ये 6 से 10 की बात है, ये 2020 की बात है, और 2028 से 30 में आएगा 6G। बैंडविड्थ की बात करें, यहाँ 2 एमबीपीएस की स्पीड आती थी। 3G में, 4G में 200 एमबीपीएस तक की बात की हमने। 5G में 1 जीबीपीएस तक की, मतलब अप टू 1 जीबीपीएस तक की स्पीड होगी। और 6G में क्या होगा? 1 टीबीपीएस की स्पीड होगी। मतलब यार क्या स्पीड होगी 1 टीबीपीएस, मतलब समझ नहीं सकते हो आप। ठीक है? लेटेंसी मतलब कितनी प्रॉब्लम आती थी, है ना? तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वहाँ पे 100 से लेके 150 माइल सेकंड तक समय लग जाता था। यहाँ से उसको हमने समय कम किया, 20 से 30 माइल सेकंड तक लगे। यहाँ 10 माइल सेकंड से भी कम लगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो 1 माइक्रो सेकंड, मतलब 1 सेकंड का कह सकते हो कि माइक्रो सेकंड है, तो मतलब 100वां भाग, इतना कम सेकंड में हम 1 टीबी डेटा पा जाएँगे। ये सच में गज़ब की बात है, ठीक है? चलो आगे बात करते हैं। एवरेज स्पीड कितनी थी? अगर 3G की बात करें तो 144 केबी। यूपीएससी पूछ सकता है, मैं बार-बार कह, यहाँ 25 एमबीपीएस है। यहाँ पे 200 से लेके 400 एमबीपीएस तक की एवरेज स्पीड आती थी, और यहाँ माना जा रहा है कि ज़बरदस्त होगा कि 5G से लगभग 50 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है? इतना माना जा रहा है। तो इतनी बात ध्यान रखना। ध्यान रखना 5G इज़ द 5th जनरेशन, 5G लिखा है तो मतलब सीधी-सी बात है 5th जनरेशन है। कुछ बातें हैं जो ध्यान रख लेना, वही लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड जो मैंने बताया इसी को लेके। तो यहाँ पे जो गीगाहर्ट्ज़ है उसको बारे में ध्यान रख सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, लोअर देन 1 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम होगा। यहाँ से 1 से लेके 6 गीगाहर्ट्ज़ तक की बात होगी, और यहाँ पे 24 गीगाहर्ट्ज़ पे बात होगी जो हाई स्पीड देगा, ठीक है? बस इतनी बात ध्यान, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। जो 5G स्पेक्ट्रम है ये काम कैसे करेगा? फाइबर कौन-सा यूज़ होगा? तो ध्यान रखना ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के तहत इसको कनेक्ट किया जाएगा, और कनेक्टिंग कैसे होगी? रेडियो टावर्स के थ्रू। तो मैंने बोला कि यह रेडियो टेक्नोलॉजी पे है, उसी पे काम करेगा। ठीक है? कनेक्टेड कोर ऑफ द नेटवर्क इज़ फैसिलिटेटिंग लार्ज नंबर ऑफ डेटा यूज़र 5G, जिससे हम क्या कर पाएँ? बहुत बड़े स्तर पे लोगों को 5G दे पाएँ। ठीक है? जैसे मैं अभी आपसे इंटरनेट के थ्रू बात कर रहा हूँ तो मैंने 5G यूज़ किया है, और विश्वास करिए बहुत बढ़िया चल रहा है। ये जियो फाइबर है उसमें 5G लिख के आता है, ठीक है? तो चल रहा है यार बहुत गज़ब की स्पीड। आगे बात करते हैं प्रोवाइड एडिशनल बैंडविड्थ एंड स्ट्रॉन्ग बैकहॉल सपोर्ट। सीधी-सी बात है, जो बैंडविड्थ है वो क्या कर रही है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हमने कई सारी बैंडविड्थ में चीज़ों को बाँट दिया। आगे, इन इंडिया करंटली ओनली 33% ऑफ टावर आर फाइबराइज़्ड। अभी भाई सीधी-सी बात है, बचे हैं बहुत सारे टावर्स हैं जिनको क्या करना है, फाइबराइज़्ड करना है, क्योंकि सीधी-सी बात है अभी हाल ही में हमारे यहाँ 5G आया है। लेकिन वहीं यूएसए, जापान और चाइना की बात करें तो लगभग 80 से 90% तक की बात हो गई है। ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है कि छोटी-छोटी बातें होती हैं ना, जैसे ई बैंड क्या होता है? ध्यान रखना ई बैंड क्या है, वह रेडियो फ्रीक्वेंसी जो 60 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 90 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है। इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये कह सकते हो उसके अंदर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, वो कहाँ से कहाँ तक हो, 60 से लेके 90 गीगाहर्ट्ज़ तक, तो उसे कहा जाता है ई बैंड। क्या कहा जाता है? ई बैंड। ये क्यों? ध्यान रखना, यहाँ पे जो ई बैंड है इसका जो काम है वो है 5G माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, मतलब जो 5G बैंड है उसको बहुत तेज़ी से ट्रांसमिट करना, इसलिए ई बैंड है। तो अगर यूपीएससी पूछेगा भी ना तो बस ध्यान रखना इस बात को लेकर, ठीक है? कि रेडियो फ्रीक्वेंसी से 60 से 90 में, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं।
उसी में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आया है, मुझे लग रहा है कि अगर 5G पे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन रैन पे क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है। ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जो बता रहा हूँ यार, विश्वास करो बहुत एक्सपीरियंस के साथ ही बता रहा हूँ, बिना मतलब की चीज़ें मैं आपको खुद नहीं पढ़ाना चाहता और ना मैं खुद पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है? तो ध्यान रखना है रैन। रैन क्या होता है? रेडियो एक्सेस नेटवर्क होता है। ठीक है? तो यह कौन-सा हिस्सा है? ध्यान रखना, यह ऐसा हिस्सा है जो क्या करेगा, मुख्य नेटवर्क से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे एंड यूज़र को जोड़ेगा। जो मैंने बोला था, एक छोटे-छोटे ये स्मॉल स्टेशंस बनाएँगे, है ना? जैसे मान लेते हैं ये स्मॉल स्टेशंस बन गया। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे बहुत सारे घर हैं ना, अब ये घर है। अब पता चला कि भाई ये स्टेशन सिग्नल तो दे रहा है, ये अपना सिग्नल दे रहा है। पता चला इस घर को नेटवर्क की ज़रूरत है। यहाँ से यहाँ तक जो नेटवर्क पहुँचाएगा वो कौन पहुँचाएगा? रेडियो एक्सेस नेटवर्क पहुँचाएगा। मतलब मुख्य नेटवर्क तो यही है ना, यहाँ से जो घर पे जो नेटवर्क पहुँचेगा, मतलब एंड यूज़र के पास जो नेटवर्क पहुँचेगा, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को कौन क्रिएट करेगा? वही करेगा रेडियो एक्सेस, ठीक है? इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, ये बात ध्यान रखना कि भैया मुख्य नेटवर्क से जो एंड यूज़र है उसको जोड़ता है। कौन जोड़ता है? रेडियो एक्सेस नेटवर्क होता है, ठीक है? चलिए, बाकी बात करते हैं कि भैया जो 5G मतलब रेडियो एक्सेस नेटवर्क है उसमें और क्या बातें आ रही हैं? ध्यान रखना, यह कनेक्ट करेगा इंडिविजुअल डिवाइस टू अदर पार्ट ऑफ द नेटवर्क थ्रू द रेडियो कनेक्शन। सीधी-सी बात है यार, हम बार-बार यही पढ़ रहे हैं। इट प्रोवाइड द क्रिटिकल टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट यूज़र टू मोबाइल नेटवर्क ओवर द रेडियो वेव। ठीक है? मतलब रेडियो वेव्स का सहायता लेगा, उसके तहत मोबाइल कनेक्टिविटी बनेगी। ठीक है? आगे लास्ट पॉइंट आज के सेशन का, ठीक है? तो बस यहीं तक रहा, इसको आप क्या करिएगा, बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है? नहीं समझ में आया दोबारा ग्रुप की वीडियो अच्छे से समझिएगा। फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको पसंद आया है, क्या करिएगा, इसको बढ़िया से देखिए। इसका मैं जो पीडीएफ होगा ना, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। बस टेलीग्राम पे जाके आपको सर्च करना है आईएएस विद रवि दुबे, आपको मिलेगा वहाँ पे। लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन अच्छा लगा और क्या आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह कंटिन्यू करके आपका पूरा जो आईटी मतलब है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करूँ। अगर आप कहेंगे तभी, नहीं तो जानते ही हैं समय बर्बाद करने का कोई शौक नहीं। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। एन्जॉय करती है रखिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय।